हम्म। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर पहला बताओ, एक एक करके बताओ, सब लोग तसल्ली से। भड़बड़ काउन काटी तो मुंह फोड़ देवा को। क्वेश्चन नंबर पहला कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? बिटिया सोच समझ बताओ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? बताओ। 1955 से 56, इधर आ जाओ। 57 से 58, 1954 से 55 या 53 से 54? भीमबेटका की गुफाएं जानते हो सभी लोग? अब हम पूरी व्याख्या करें, ध्यान सुनियो। भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो थी 1957 से 58 के बीच में हुई। कब हुई? 57 से 58 के बीच में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री विष्णु श्री विष्णुधर। श्री विष्णुधर ने इन गुफाओं को खोजा था, या विष्णु श्रीधर नाम है, एक ही बात। हुआ ऐसा कि मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है रायसेन जिला। कौन सा जिला है बाबू? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? रायसेन जिला। तो रायसेन जिला में इन गुफाओं की खोज हुई थी। और ये गुफाएं जो हैं, प्रश्न बहुत अच्छी परीक्षा में पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जंगल के अंदर हैं या किस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर? तो मालूम किसी को? राता पानी। एक गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ये गुफाएं स्थित हैं। बात पल्ले पड़ी? देखिए, और इन गुफाओं की खास बात क्या है? यहाँ पर आदि मानव के रहने का प्रमाण मिलता है कि जब हम लोग आदि मानव थे, अब वो आदि मानव ही हैं, राक्षस ही हैं, आदि मानव थे, तो वहाँ के रहने का प्रमाण मिलता है कि आदि मानव इन गुफाओं में रहता था। ठीक। साथ में भारत की पहली शैलकृत गुफा है। पहली शैलकृत गुफा का मतलब ये हुआ कि इन्हीं गुफाओं में कुछ चित्र बने हुए हैं, क्योंकि शैल माने क्या होता है? चट्टान, और कृत माने क्या होता है? रचना। तो यहाँ पर शैलकृत गुफाएं बनी हुई हैं। शैलकृत समझे? आदि मानव रहते थे तो उन्होंने अपने पत्थरों पर कुरेद कुरेद कर कुछ बनाया था। रिपीट कर दे रहे हैं। भीमबेटका की गुफाएं 1957-58 में विष्णु श्रीधर या श्रीधर विष्णु के द्वारा खोजी गईं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हैं। ये राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य में है। यहाँ पर आदि मानव के रहने का प्रमाण मिलता है और भारत की पहली शैलकृत गुफा है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात कल्पना करके देखो, ये राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों पाई? क्योंकि पहले आदि मानव कहाँ रहता था? जंगलों में। तो जंगलों में रहता था, इस वजह से गुफा भी राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में किसी को? कसम है भगवान की? तो ठीक। हाँ, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर दे रहे। चलो, पार्श्वनाथ, अब हम पूरी व्याख्या करवाए हैं। जो एक क्षत्रिय, कौन थे? क्षत्रिय, और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। वह जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर था? जैन धर्म में जिसने प्रचार किया या जैन धर्म का जो गुरु होता है उसको हम लोग तीर्थकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थकर। पार्श्वनाथ के बारे में समझ लो। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 23 में। अब एक बात और सुन लो, और किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। एक क्वेश्चन यूपी में बहुत पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें गुरु या तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया सीधी सी बात है, कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। हम कुछ तीर्थकर के बारे में बता दें। जैन धर्म के संस्थापक कहें हम या प्रथम तीर्थकर कहें तो इनका नाम था ऋषभ देव। क्लियर? और इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि आदि माने क्या होता है? शुरुआत। जैन धर्म के संस्थापक कहें या हम पहले तीर्थकर कहें तो कौन थे? ऋषभ देव थे। और इनका दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ था। क्या है? ठीक, आदिनाथ। साथ में जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, 24 में धर्मगुरु हुए, तो सबका अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था, बैल था। वृषभ यानी बैल। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, इनका कौन सा था? सांप था। प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो सर्वाधिक फेमस हुए पूरे विश्व में, महावीर स्वामी, इन्हीं को सब लोग जानते हो ज़्यादातर। महावीर जो स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें थे।
और इनका जो प्रतीक चिन्ह है जैन धर्म में वो सिंह है, यानी शेर है। क्लियर है क्वेश्चन? रिपीट सुन लो। पार्श्वनाथ बनारस में जन्मे थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए हैं, और राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो है जैन धर्म में सांप है, और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहें या संस्थापक कहें ऋषभ देव थे। इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ है, और इनका प्रतीक चिन्ह ऋषभ यानी बैल है। महावीर स्वामी 24वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। चलो भाई आ जाओ। बहुत अच्छे प्रश्न हैं कि गुप्त काल के दौरान, बिटिया, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था जब गुप्त काल था? फायान है कि वैनसांग है? कन्फर्म? बिल्कुल सही। इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर नोट करो, थोड़ी व्याख्या नोट कर लो। बहुत अच्छे बताए रहे। देखो, फायान जो था गुप्त काल में आया था, चीनी यात्री था। अब ध्यान से सुनना, एक बात और समझ लो, जितने भी चीनी यात्री विदेश में आए व भारत आए, वो भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आए, उसकी क्वालिटी देखने आए थे। बौद्ध धर्म बहुत फेमस था क्योंकि वैज्ञानिक धर्म माना जाता है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की शिक्षा पद्धति, इलाज पद्धति बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो भैया चीनी यात्री कौन आया? फायान आया। व्याख्या भी देखा करो बिटिया, बात नहीं था। देखो बेटा, फायान आया था किस काल में? गुप्त काल में। और एक किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। गलत हो बेवकूफ, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनको प्यार से क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य के दरबार में आया था। क्लियर है? इस वजह से आया था कि जो बौद्ध धर्म है उसका संकलन कर सकें, हम उसका अध्ययन कर सकें। ठीक, क्लियर है भैया? अब हम इनकी बात करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन सुन लो। तो देखो इधर, दूसरे यात्री का नाम क्या है अगर इनसे पूछा जाए? वैनसांग। इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछोगे। वैनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखो, हाथ से वैनसांग हो गया और हाथ से कौन हो गया? हर्षवर्धन। यानी राजा और यात्री दोनों एक ही उच्चारण से हैं। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। और बिटिया इनके बारे में सुन लो, वैनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो हम एक एक आए वो क्वेश्चन बोल रहे साथ में। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और बिट्टो एक बात और सुन लो, इनके ऊपर 3 प्रश्न और रह गए। वैनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। क्या नाम है पुस्तक का? सी यू की है। और वैनसांग जब आया था तो भारत में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। कहाँ अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और एक प्रश्न पूछा गया था एसएससी 10+2 में, जब वैनसांग भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र। कौन था कुलपति? आचार्य शीलभद्र जो थे उस समय कुलपति थे, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। अब कायदे से व्याख्या भाई। तो फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार में, और वैनसांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम सीयू की है। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया उस समय उसके कुलपति शीलभद्र थे। 3 हो गए, नोट कर लो। कोई डाउट तो नहीं? हटाएं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा पूछ रहे, बताओ। एक क्वेश्चन सब आए हुए और हमने अलग स्टाइल लिखे हैं कि नीचे दिए गए शासकों का सही क्रम लगाइए। बताइए, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया? पहला सही ना? हमें वैसे बताओ बेटा, नाम के अनुसार। सबसे मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया। नंबर 1 पे आया था महमूद गजनवी। एक एक करके समझ लो और इनके बारे में समझ लो। महमूद गजनवी जब आया था, क्वेश्चन भी समझते चलो, कौन था महमूद गजनवी? वही महमूद गजनवी था जिसने भारत पर 17 बार हमला किया। कितने बार हमला किया? एक एक व्यक्ति की हम व्याख्या कर चल रहे। 17 बार हमला किया। और इसी के साथ एक प्रकांड विद्वान आया था। क्या नाम था? अल-बरूनी। कौन आया था? अपने साथ लेके आया अल-बरूनी। और अल-बरूनी वो व्यक्ति था जिसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था। ये पहला मुसलमान था, प्रकांड मुसलमान था, विद्वान। साथ में
महमूद गजनवी ने ही पहली बार दो भाषाओं की सिक्का और चलाए थे। इस एक तरफ तो कुरान की आयत लिखी तो एक तरफ संस्कृत का श्लोक लिखा था। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो चांदी का सिक्का चलाया था इस संस्कृत में चलाया था। ठीक, ये ध्यान रखना। और इस संस्कृत का जो सिक्का था उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बनी थी, तो इसके बारे में भी याद रखना। इसने जो सिक्का चलाया था वो संस्कृत भाषा का चलाया था जिसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी छपी थी। साथ में भी याद रखना 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में इसी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, जिसको जिक्र आज होता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, और उस समय जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो उस समय राजा भीमदेव था। उस समय राजा कौन था? भीमदेव था। क्लियर है भैया? वो है महमूद गजनवी, मूर्ति भंजक शासक के नाम से जाना जाता है। जिस राज्य में गया उस राज्य के मंदिर पहले तोड़े, मूर्तियां पहले तोड़ी, मूर्ति भंजक शासक। तो महमूद गजनवी ने 17 बार हमला किया। अलबरूनी साथ में आया था, और इसने जो सिक्का चलाए थे वो संस्कृत में थे, उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति भी छपी थी। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, और उस समय राजा भीमदेव प्रथम था। हम जो व्याख्या बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बताए हैं। साथ में अलबरूनी आपको मालूम होगा इसने पुस्तक भी लिखी थी, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, हिंद की खोज, भारत की खोज, अरबी भाषा में। ठीक, तो नंबर 1 पे कौन आया? महमूद गजनवी। अब इसकी डिटेल हटा रहे। इसके बाद कौन आया बाबू? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है उसने 17 बार हमला किया। किसने? गजनवी ने। और एक व्यक्ति 17 बार युद्ध हारा है, 18वीं बार जीता है। 17 बार युद्ध हारे थे मोहम्मद गौरी ही। इसके बाद कौन आया था? चंगेज खां। चंगेज खां। और इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खां ने इनको 1206 से 1227 बीच में, चंगेज खां ने जब भारत पर हमला किया तो उस समय भारत पर किसका शासन था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब चंगेज खां ने भारत पर हमला किया तो उस समय भारत पर किसका शासन था? तो इल्तुतमिश का शासन था। कौन था? इल्तुतमिश के शासन काल में इसने अटैक कर दिया। चंगेज खां आया। उसके बाद बेटा कौन आओ? तैमूर। तैमूर जब भारत पर हमला किया तो उस समय कौन भारत में शासन था? बताइए। गलत। चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासन काल में हमला किया, और तैमूर ने किया था तुगलक वंश के अंतिम शासक। क्या तुम पढ़ रहे? हमें समझ में नहीं आ रहा। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। क्या तुम पढ़ रहे? नहीं समझ? नसरुद्दीन महमूद। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम से कम 3 बार ना, आप लोग मोबाइल है तो गूगल पर डाल के देखो करो। हम जितनी बातें बताएं सब आई भी हैं, या इंपॉर्टेंट समझ में आएगो। हम पूछें दोबारा। सबसे पहले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और तैमूर। चंगेज खां इल्तुतमिश, और तैमूर जो था तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में अटैक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। बहुत खराब बात है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? हम कनपटा सो जाना अगर किसी गलत हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान? पंजाब है। तुम बताओ। हरियाणा। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। अब इसके बारे में समझ लो। लिखने से पहले प्रश्न की व्याख्या जरूर सुना करो। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इधर से थे इब्राहिम लोदी। कौन था? देखो हम तुम्हें जीवन में एक बात और बताए रहे हैं कि जब भी प्रैक्टिस सेट करो, जैसे हमने पानीपत को प्रथम युद्ध क्वेश्चन आओ तो हम क्या करें, पानीपत को प्रथम युद्ध से संबंधित जितने क्वेश्चन आए, जो आए सकत हैं या आए हुए हैं, उनको जरूर एक बार हम पढ़ लेते हैं। तुम लोग क्या करें, जो प्रश्न पढ़ लो उत्तर पढ़ लो, जाके आगे नहीं पढ़त हो, पूरी डिटेल पढ़ा करो। 1526 में इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ कौन था बाबू? बाबर। एक एक लाइन मेरी परीक्षा में इंपॉर्टेंट हुए। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। भारत में तोप नहीं चलती थी,
तोप किसने चलवाई? बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। और जब तोप चलवाई थी तो युद्ध की दो कलाएं उसके पास थीं, क्योंकि उज्बेकों को मालूम थी। एक थी बाबू कौन सी? तुगलमा नीति। तुगलमा नीति में क्या होता था कि तो 4-5 तोपें इकट्ठी बांध देंगी और जड़ाजड़ हमला हुई रहो है, ठीक। और दूसरी विधि का नाम था उस्मानी विधि। उस्मानी विधि को हम लोग बोलते थे रूमी। उसने युद्ध की दो नीतियां अपनाई। पहली बार कौन सी? तुगलमा नीति और उस्मानी विधि। उस्मानी क्या बोलते हैं? रूमी। उस्मानी विधि में क्या है कि चारों तरफ सेना, बीच में तोप चल रही है और जड़ाजड़ हमला हो रहे हैं। बाबर जीत गए, इब्राहिम लोदी मारे गए। बाबर जब जीत गया तो उसने काबुल का रहने वाला था, तो काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का दिया खुशी में कि ले तुम सब लोग एक एक चांदी का सिक्का ले जाओ। और जब चांदी का सिक्का दिया तो काबुल के लोगों ने उसको कलंदर की उपाधि दी। गाना नहीं बन दमादम मस्त कलंदर, कलंदर की उपाधि धारण की इसने, कलंदर की। युद्ध ऐसे नहीं जीत लिया। जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो दो प्रसिद्ध निशानेबाज, एक गुलाम अली और एक मुस्तफ़ा, इसके साथ थे। कौन थे? एक गुलाम अली और एक मुस्तफ़ा प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो इस युद्ध में इसका सहयोग कर रहे थे, क्योंकि बाबर को भारत आने का निमंत्रण ही राणा सांगाइन कंपनी ने भेजा था। तो उसे मालूम था हम दूसरे घर में हमला करने जा रहे हैं, तो सेना तो कम पहुंच पे, तो विधियाँ टेक्निक ज़्यादा चाहिए। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। पहली बार तोप का प्रयोग किया। इस युद्ध में युद्ध की तुगलमा नीति और उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया। युद्ध जीतने के बाद काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण की। साथ में इसके समय दो प्रसिद्ध निशानेबाज गुलाम अली और मुस्तफ़ा थे। कोई डाउट तो नहीं है? पूरी बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। कैसी रही पीडीएफ? बहुत बढ़िया है, ऐसी पढ़ो ध्यान से। चलो बिटिया बताओ, तुम बताओ, बेटो तुम बताओ। हैदराबाद में चार मीनार है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बिटिया? पहला सुन लो, यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, प्लेग की बीमारी। पॉइंट नंबर 2 है कि इसे 1551 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला, मेहराम कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा दिया। यह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। इसके बारे में बताओ। देखो मैं बताऊं, घटना है 1591 की। हैदराबाद में बनाएगी 4 मीनार। कौन सी मीनार? 4 मीनार। और हैदराबाद में 4 मीनार किसने बनवाई? तो बिटिया जो पॉइंट सही है कि 1591 में हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस मीनार को बनाया। किसने बनाया? कुली कुतुब शाह ने, इसमें कोई डाउट नहीं। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी। तो ये मीनार भी जो है हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? मूसी। इसमें ये वाला पॉइंट तो सही है बिल्कुल, ठीक। आ जाओ चौथा, यह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की ओर उन्मुख, उन्मुख माने मुंह किए 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। इसी वजह से इसका नाम 4 मीनार है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मुख है, ठीक। आगे सुनो, शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, ये बात सही है। ये मीनार इसी वजह से बनाई गई थी, शहर में प्लेग की बीमारी चारों दिशाओं से खत्म हो चुकी है, यही उसका संकेतक था। ठीक। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों मेहराबों की दीर्घा को सहारा दिया गया, बाबू गलत है। ए पॉइंट सही था, प्लेग की बीमारी के लिए संकेतक था। ये प्लेग की बीमारी खत्म हो चुकी है, इस वजह से बनवाई गई थी जब बीमार। बात पहले पढ़ी, उसके लिए खुशी मनवाई गई थी चारों तरफ से। तो ये ध्यान रखना, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है और हैदराबाद की 4 मीनार जो है प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। हाँ ये पॉइंट सही, आपका गलत था सी वाला। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भव्य मेहराब हैं। ये मेहराब कमरों की 4 मंजिला नहीं है, 4 मीनार है इसका नाम। हम लोग समझे 4 मंजिला है, इस वजह से पॉइंट रखा गया था। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 बताओ। बढ़िया बना पीडीएफ। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था?
किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। कोलंबस कि वास्को डी गामा? तो बिल्कुल सही है। कोलंबस जो था, पहले इसके बारे में समझ लो, कोलंबस कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का था। हम झापड़ मार दिए। कहाँ का था? कोलंबस स्पेन का निवासी था। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, बहुत खराब बात है तुम लोगों की यार। कोलंबस स्पेन का निवासी था और ये क्या हुआ, निकला तो जैसे ही अटलांटिक महासागर में पहुंचा। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर की बाबू स्थिति ऐसी है जो यस आकार को है बीच में। तो वो भ्रमित हुई गो कि हमें इधर जाने हैं कि इधर जाने हैं। तो वो क्या हुआ, अटलांटिक महासागर में जैसे ही पहुंचा वो भ्रमित हो गया। और पूरी बात सुनना, और पहुंच गया कहाँ पे जाकर? उत्तरी अमेरिका। एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका है। तो अमेरिका के तट पर पहुंचा। अब जब पहुंचा तो उसने कि भैया कौन सा देश है, और नीचे तो अमेरिका है। तो चक्कर पड़ गो। तो उसने उसका नाम क्या रखा? नई दुनिया। और इसी वजह से स्पेन के लोग हल्के गुलाबी गुलाबी रंग के होते, इसी वजह से अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेड इंडियन इसी वजह से कहलाते हैं कि स्पेन का निवासी पहुंचा तो पहुंचना चाहिए था उससे भारत, और धोखे से अटलांटिक महासागर में भूल गया रास्ता, तो पहुंच गया अमेरिका। क्लियर है? और अमेरिका पहुंचने के कारण ही अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। कोई डाउट तो नहीं? इंडियन कहलाते हैं क्योंकि रेड इंडियन इस वजह से कहलाते हैं कि धोखे से पहुंच गया, धोखे से। क्वेश्चन नंबर बताओ कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। आपको मालूम होगा 10 मई 1857 को बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बिल्कुल बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब इनके बारे में समझ लो। अकबर द्वितीय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अकबर द्वितीय के पुत्र थे बाबू। और जब 1857 की क्रांति हुई तो अंतिम मुगल सम्राट थे, बाकी सब खत्म हो चुके थे। तो दिल्ली उस समय केंद्र था। तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बेचारे नेतृत्व नहीं कर पाए, थोड़े दिन तक मोर्चा संभाला, मर गए। और एक बहुत बड़े उर्दू शायर भी थे और यहाँ देश छोड़ के भाग गए। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली छोड़ कर चले गए। कहाँ मरे जाकर? रंगून, म्यांमार में मरे जाके। ठीक, 1857 में। ठीक, अब आगे सुन लो। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताएं। विंस्टन चर्चिल थे। पामर्स्टन। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन थे। और किस पार्टी की सरकार थी? लिबरल पार्टी की। लिबरल पार्टी की सरकार थी, कई बार पूछा गया है। तो उस समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसने एक शायरी और लिखी थी अपनी कबर पर, बदनसीब है जफर इतना, 2 गज जमीन ना मिली वतन के लिए। वो तो वहीं मर गए थे, शायर थे, तो रंगून म्यांमार में जाके मरे। पॉइंट नंबर 9 बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल सही जवाब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी बताना। प्रथम अध्यक्ष बताओ बेटा। ये ह्यूम थे। हमने पूछा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मिस्टर ह्यूम तो संस्थापक हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्या कर रहे हो? और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष? जॉर्ज यूले। और इनके ऊपर ये बात ध्यान रखना, जॉर्ज यूले जो था इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्ष बना था। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम वह पूछा जाए यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। कोई हाँ, एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। हटाएं इसको, जहाँ में ज़्यादा व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ो। हाँ, ये है दो लेवल बढ़िया क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? हमने जो पूछा उसका उत्तर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। बिटिया बताओ। डी, सरकारी नौकरियां। ये थी। अब हम बताएं, असंगठित क्षेत्र उसको बोलते हैं, एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। संगठित वो होता है जो सरकार के अधीन हो, सरकार की नियमों शर्तों का पालन करता हो। पुलिस सशर्त है, सरकार के अधीन है, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। बैंक सरकार के अधीन है, सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जितनी सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन खेती कैसा क्षेत्र है? असंगठित है। इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं, हमारा मन है तो पानी लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं। ठीक, समझ गया? संगठित क्षेत्र, सरकार की कोई शर्त नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र जैसे कृषि वगैरह है, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई, यानी प्राइवेट सेक्टर को सार्वजनिक सेक्टर से ज्यादा माना गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी बेटा नहीं थी। दूसरी में तो भारी उद्योगों का विकास हुआ था। बिट्टो तुम गलत बताए नहीं हो, हमें नहीं पता। दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। 7वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें हमने निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर वरीयता दी, महत्व दिया। क्या हुआ जरा सुन लो। इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा लिख लो, भोजन काम और उत्पादन का नारा। उत्पादन का नारा, कि भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 1985 से लेकर 1990 तक चली और इसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए गए। रोजगार के पर्याप्त अवसर, ध्यान रखना। भोजन काम और उत्पादन का नारा, भोजन काम और उत्पादन का नारा 1985 से 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया और रोजगार के पर्याप्त अवसर या चांस दिए गए। कोई डाउट तो नहीं किसी को भैया? बिट्टो तुम्हें तो क्षण स्पष्ट कर ले। यत नारी पूज्यन्ते तत्र देवता वसन्ति, जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता बसते हैं। हमने कही ना, महिलाओं की आदत होता है कुरेदना। कुरेदना किससे कहते हैं? महिलाएं अगर तुमने कोई बात कह दी तो जी तुरंत कहें हमारे दिल में बसी बैठी है, आ लो नहीं बोले। अच्छा, हम लोग थोड़े बेशरम और भूल जाते हैं। हाँ, क्या याद दिलाई दे। किस बैंक का कार्य हर समय 24 आवर्स बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? बता बिट्टो, कौन सी ऐसी बैंक है जो तैयार कि पैसा ले, उधार ले हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। कितने करोड़ की पूंजी के साथ? 5 करोड़ थी, हमें लग रहा है 5 करोड़ है। चलो इस पर कंफ्यूजन देख रही है। पूंजी के साथ होती है और आरबीआई की स्थापना हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। कौन सा आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है बाबू? मुंबई में मुख्यालय है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। क्लियर है? इसे बैंकों का बैंकर कहते हैं, अंतिम ऋणदाता है भारत में। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं हमें? क्वेश्चन नंबर 14 बताओ बिटिया कि नेफ्ट और आरटीजीएस के साधन है, किसके साधन है? सबसे पहले बिटिया हम नेफ्ट का फुल फॉर्म समझ लें। देखो, नेफ्ट का फुल फॉर्म लिखो सभी लोग कि नेशनल ई का मतलब है बाबू इलेक्ट्रॉनिक, अंग्रेजी मेरी ज़्यादा अच्छी है। एफ का मतलब है फंड और ट्रांसफर। बात पल्ले पड़ी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये नेफ्ट का फुल फॉर्म है। आरटीजीएस सब लोग जानते हो, खूब थोड़ी बैंक से आरटीजीएस कराए दो पैसा।
आरटीजीएस का मतलब, आर का मतलब है रियल, टी का मतलब बाबू है टाइम, जी का मतलब है ग्रॉस, GROSS, और यस का मतलब है सेटलमेंट। सेटलमेंट की अंग्रेजी हम भूल गए तो हिंदी में लिखे दे रहे। ठीक, अब हम भूल जाए कि डबल टी है कि कहाँ सेट, सेट तक मालूम है, सेटिंग तक मालूम है, सेटलमेंट नहीं हुआ है तो मालूम नहीं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बताइए दोनों क्या हैं? अब नहीं बता सकते हो? बैंक जाते हो? क्या बुद्धि, बैंक कभी गए हो तो वे कहे भैया ने पैसा आरटीजीएस कर दियो, अब हिंट दे दी। पैसा का आदान प्रदान करना यानी मुद्रा का अंतरण करना, यह एक प्रकार से जैसे फोन पे, गूगल पे, सब मुद्रा अंतरण की विधियां हैं। और ध्यान रखना, नेफ्ट और आरटीजीएस ये सारे किसके अधीन काम करते हैं? कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग हो, ऑनलाइन जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है या कोई भी है, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करती है। ऐसे नहीं है कि अपने मन से मनाए तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करने लगो। ठीक, चलो बेटा अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक देश पड़ता है, कौन सा? गोल्ड, चलो गलत। सी बता रहे जॉर्ज लेमेत्रे, और बताओ। सी, जॉर्ज लेमेत्रे। एक देश है बेल्जियम, कौन सा देश है? बेल्जियम का ये पुजारी था, पादरी था। अब ध्यान सुनना, और इतना विद्वान पादरी था, इसके बारे में तुम्हें कल पढ़े डिटेल से हम, क्योंकि हम खुद पढ़े आज को। इसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। किसकी उत्पत्ति? ब्रह्मांड, यूनिवर्सल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। और यह सिद्धांत ही बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है, और इसका सिद्धांत आज भी डेट में मान्य है। इसने ही बताया कि ब्रह्मांड बना कैसे, पृथ्वी आई कैसे, तो इसको हम पढ़ें आज, फिर तुम्हें कल डिटेल्स बताएं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे भाई, हमारे यहाँ ब्रह्मांड कैसे बना। हाँ, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, ज़्यादा सा है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बता पाए, 23 है। 6 गुणे 10 की पावर 23, चलो काट दो। 6 गुणे 10 की पावर 24, यही नोट कर लो कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की पावर 24 है। और एक बात और सुन लो ये बिटिया, तुम किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर डिपेंड नहीं करता है। तुम एक और नई बात बताएं, हर वस्तु का भार गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल का मतलब समझे, किसी स्थान पर गुरुत्वीय बल ज़्यादा है तो भैया वहाँ पर वजन ज़्यादा होगा। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर हमारा भार अलग अलग है। अच्छा एक बात समझ लो, अलग अलग है। हम भूमध्य रेखा पर अपना वजन तौलें तो पता चली 60 किलो, और ध्रुव पर जाकर तौला तो पता चली 60.5 किलो है, जितना खींच लिए पृथ्वी, ग्रेविटी। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी का भार होता है कि द्रव्यमान होता है? बताओ, पृथ्वी का भार होता है कि द्रव्यमान? तुम बताइयो। भार होगा, तुम बताओ। द्रव्यमान होगा, तुम लोग बोलो पीछे, बोलो बिटिया। पृथ्वी का भार नहीं होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ये सब लोग ध्यान रखना। तभी पृथ्वी का द्रव्यमान, आज तक कहीं क्वेश्चन ऐसा पड़ा कि पृथ्वी का भार बताओ? नापे नहीं पे, होते नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 बातचीत ना करो कि भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं लगाते हैं या नहीं करते हैं? भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं लगाते? देखो, पृथ्वी के भीतर, सुन लो, पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल, प्लेटें खिसकी, भूकंप आया, बिल्कुल सही पॉइंट ए। फाल्ट विकार या जोन के आधार पर या क्षेत्र में उत्पन्न भूकंप के इतिहास पर बताइए। जो तो सही है, क्षेत्र में उत्पन्न भूकंप के इतिहास पर कि नेपाल में ज्यादा भूकंप आता है तो यहां पर भूकंप के चांस ज्यादा हैं, डी सही। और बेटा सुन लो, सी गलत है। ग्रहों की स्थिति से नक्षत्र वगैरह जो तो बामे आज ज्योतिषी में
ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज तक भूकंप का पता ही नहीं लगेगा। जो जोन है, जैसे अपने भारत को 10 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया, 10 है कि 4, पता नहीं, कंफ्यूज हो गए, बांटा गया है। इसी प्रकार ध्यान रखना, पृथ्वी के भीतर प्लेटों की स्थिति के आधार पर भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। और भूकंप का मात्रक क्या? रिएक्टर है। और सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन? भूकंप का अध्ययन। 18 बताओ, कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो मैंने बताया था जल डमरू मध्य किससे बोलते हैं? जहां पर दो भूभाग अलग हों और दो धाराओं का पानी जुड़े, दो सागर जुड़े। तो बाबू याद रखना, बेरिंग जल डमरू मध्य, एक तरफ आर्कटिक महासागर, एक तरफ प्रशांत महासागर। और एक बात और याद रखना, पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका। और जो ब्यूफोर्ट है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। कनाडा और ग्रीनलैंड, नोट कर लो। बेरिंग जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को अलग करती है, पाक भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और मैंने बोला ब्यूफोर्ट जल डमरू मध्य कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में ब्यूफोर्ट, सब लोग नोट कर लो, कनाडा और ग्रीनलैंड। और कराएं क्वेश्चन? चलो ठीक है, चलन दो आज। यहाँ सत्यनारायण नहीं मिला आज। बेटो तुम बताओ। हेलो, आ रही आवाज? अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर बहती है? डैन्यूब, गंगा, राइन, ब्रह्मपुत्र। राइन तुम बताओ, डैन्यूब तुम बताइयो। बताओ बेटा, हमारे थोड़े हैं। अरे पागल, डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती। कितने देश? 10। अब एक क्वेश्चन तुम बताओ, जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक, बहुत सही, फॉरेस्ट पर्वत है। तो डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, 10 देशों से होकर बहती है और लास्ट में काला सागर में जाकर मर जाती है। काला सागर में जाकर गिर जाती है। ये ध्यान रखना, डैन्यूब नदी 10 देशों में बहती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और लास्ट में काला सागर में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पूरे कर लो कि भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? यहां पर कन्नौज से कोई मतलब नहीं, जौनपुर से कोई मतलब नहीं, आगरा से मतलब नहीं, मिर्जापुर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों में। और उसी में याद रखना, इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर, ऐसे घूमत है तो नैनी या मिर्जापुर दोनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पूरे कर लो 25 है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कौन सा जवाब है आपका? हाँ भैया, उत्तराखंड। तो सबसे पहले उत्तराखंड काट दिया जाए, दूसरे नंबर नेपाल भी काट दिया जाए। आपको ये नहीं मालूम है कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है? हाँ, तिब्बत में स्थित है। सही है, सही है। जो कैलाश पर्वत है ये चीन के अधीन चला गया है। वो कौन सा है? भारत और चीन को जोड़ने वाला नाथुल्ला दर्रा। जब नाथुल्ला दर्रा खुलता है, जब नाथुल्ला दर्रा खुलता है तभी तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है। मेरी बात आपके समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? तो जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत में है, ना कि नेपाल में है, ना कि तुम समझो उत्तराखंड में है। चलो बेटिया अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद बना रहता है। यह बांध किस नदी पर है? कौन सा? महानदी। अब इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर दें। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है,
महानदी पर है और इसी बांध की वजह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में पंगा फंसो रहा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन का संचालन करता है। बताइए भैया। बिल्कुल सही। अब इसके बारे में हम बताएं। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। ठीक। अब ध्यान सुनियो मेरी बात। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कैसी? बहुउद्देशीय का मतलब ये है कि हम बिजली का भी उत्पादन करेंगे, साथ में इससे सिंचाई का भी साधन करते हैं, सिंचाई और प्लस ताप। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। किसका नाम क्या था? दामोदर घाटी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ ना आए इस वजह से भी ये बांध बनाया गया था। इस बांध की जो डिजाइन है वो अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाई गई। अमेरिका में कौन सी परियोजना है? टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर यह बांध बना था। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर यह बांध बनाया गया था। ठीक है। इसकी डिजाइन कैसी है? अमेरिका में टेनेसी घाटी नदी है उसी के नाम पर। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? बताइए। धान की फसल में एक खरपतवार पाया जाता है। तुमने देखा हो, छोटी छोटी घास हैं जो हम लोग ना निराई गुड़ाई करते हुए निकालनी पड़ती हैं। उस घास का नाम क्या है? भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार मालूम कौन सा है? बार्नयार्ड घास। बार्नयार्ड घास। ये पहले नहीं होता, ये मूल रूप से कहाँ का है? जापान का है। धान की फसल के लिए हमें शैवालों की और आवश्यकता होती है। किसकी? और इन दो शैवालों का नाम है एनावीना या नॉन स्टॉक और एजोला। पहले समझ लो, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन सा जलीय फर्न है? धान के खेत में देखो ये पानी में हल्की हल्की हरी हरी घास जो हिल रहा है। होता काई इसी, जब तक बा नहीं हुए तो धान में अच्छी फसल भी नहीं होगी। उस घास का नाम या जलीय फर्न का नाम क्या है? एनाबीना, सॉरी एजोला है। और एनाबीना नॉन स्टॉक भी एक जलीय फर्न होते हैं, भी धान के खेत में पाए जाते हैं। ठीक। हमने पूछा कि धान की फसल में जो खरपतवार उगता है उसका नाम क्या है? बार्नयार्ड घास है। और प्रमुख रूप से किस देश की थी? तो जापान की थी। और ये भी याद रखना, जलीय फर्न के नाम नोट कर लो, एजोला, एनाबीना और नॉन स्टॉक। एजोला, एनाबीना और नॉन स्टॉक। वीडियो को लास्ट क्वेश्चन आप बताओ, हमारे साथ समझ बहुत हो आज। हाँ। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तुम बताओ बिटिया। विठल भाई पटेल आपने बताई। तुम बताओ बेटो, तुम बताओ बिटिया। मोतीलाल नेहरू। हम चलो काट दे रहे इसको। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष विठल भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के भैया। तुम ये ना समझ लियो चंद्र सिंह पटेल भैया। 1925 में। ठीक। तो ये कौन था भैया? विठल भाई पटेल। और लास्ट में आपको लिखा है मैंने अंग्रेजी में, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे। थैंक यू, सी इन नेक्स्ट क्लास। समझ में आया? बढ़िया लगी क्लास?